हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, इसका नाम है सोलर थर्मल एनर्जी। उधर मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो थोड़ा लेट में बताऊंगा क्योंकि अभी उसका सही समय, उचित समय नहीं आया है। चलिए बात करते हैं सोलर रेडिएशन क्या होती है। तो जो सन से रेडिएशन निकल रही है उसी को सोलर रेडिएशन कहते हैं। सोलर रिसोर्स और सनलाइट, सिंपल, जो सनलाइट है वही आपकी कहलाती है सोलर रेडिएशन। जनरल टर्म फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय सन। सिंपल सा है ये। अब 2 टाइप्स की होती हैं ये, पहला एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल, दूसरा टेरिस्टेरियल सोलर रेडिएशन। देखो एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल क्या है? इंटेंसिटी ऑफ सन्स रेडिएशन आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। आपको पता है, आप स्ट्रेटोस्फेयर पढ़े होगे, मीसोस्फेयर पढ़े होगे, इस तरीके से बहुत सारे फेयर पढ़े होगे जिसमें एटमॉस्फेयर भी पढ़े होगे। अर्थ का एटमॉस्फेयर के जो बाहर वाली सनलाइट होती है, सन रेडिएशन आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल। और टेरिस्टेरियल सोलर रेडिएशन क्या है? रेडिएशन वी रिसीव ऑन अर्थ सरफेस, जो हमको मिलती है, जो एक्चुअली हम अनुभव करते हैं, वो हमारा होता है टेरिस्टेरियल सोलर रेडिएशन। नियरली 70% ऑफ एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल रेडिएशन। ये 70% होती है, पूरी नहीं होती है। देखो डायग्राम से समझते हैं इसको। ये हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर हम रहते हैं। अब देखो ये जो है टेरिस्टेरियल रीजन है, ठीक, मतलब यहाँ पे हमको सनलाइट एक्चुअल में महसूस हो रही है। अब कुछ जो मान लो यहाँ पे सन तो गायब है यार, ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका सन है और सन से जो रेज आएंगी तो ये कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, रिफ्लेक्टेड बैक बाय सरफेस, ठीक है, सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, हम आगे वो सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। अब यहाँ से ही ये आपका रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस जो ऊपर से आ रही वो भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से पहले पहले रिफ्लेक्ट हो जाती हैं कुछ, जो कि आपकी टेरिस्टेरियल नहीं एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल कहलाती हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्ट रेडिएशन है। डायरेक्ट रेडिएशन आपकी क्या होती है ना, एकदम नीचे जाती है साइंस से, कोई मतलब एकदम डिस्ट्रैक्शन नहीं है उसको, सीधा अपने गोल पे कि मुझे धरती पर पहुंचना है, ठीक। ये जो होते हैं आपके एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन होते हैं, जो छोटे मोटे कण वण रहते हैं, कह सकते हो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, गैसेस हो गई, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। और आपका जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो एटमॉस्फेयर में CO2 के सन के इसी रेज को एब्जॉर्ब करने की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाता है, समझे। चलिए आगे देखेंगे, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब देखो डायरेक्ट रेडिएशन की बात हो रही है, तो ये आपका डायरेक्ट रेडिएशन है। देखो कहीं नहीं मुड़ा, एकदम सीधे आया, ठीक। तो क्या है? रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। इसे कहीं नहीं बदला डायरेक्शन, अपनी सीधे आया। फिर यूनिक पाथ, इसका यूनिक पाथ है कि हम इसी पे जाएंगे और सीधे जाएंगे, कहीं नहीं जाना है हमें। और जनरली मोस्ट इंटेंस एट वन स्पॉट ऑफ अर्थ एट सोलर नून। तो ये एक जगह पे बहुत ज्यादा होता है, कह सकते हो कंसंट्रेटेड टाइप का काम कर जाता है कहीं कहीं, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस टू ट्रेवल, अब भाई सीधा आ रहा है तो इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। अब वहीं पे जो डिफ्यूज होगा वो क्या करेगा, पहले इधर चलेगा, मैं इधर चला, मैं उधर चला, ऐसे ऐसे मस्ती करते हुए वो आएगा, तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस टू ट्रेवल, डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। एक पॉइंट आप जोड़ सकते हो, मोर टाइम, इट टेक्स मोर टाइम टू रीच ऑन अर्थ, ठीक है। चलिए अगला देख लो, डिफ्यूज रेडिएशन, इनके बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अ टेरिस्टेरियल सरफेस बाय एरोसोल्स एंड डस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ स्काई डोम। तो ये डिफ्यूज रेडिएशन क्या होती है? मस्त घूमते घामते आती है, ठीक, और कुछ नहीं है। और ये भाई डिफ्यूज होती कैसे है? तो ये आपकी ये जो एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन प्रेजेंस होते हैं, या फिर कह लो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, CO2 हो गई, गैसेस हो गई, उनसे एरोसोल्स हो गए, डस्ट हो गए, इनसे टकराते हुए आता है। और एक बार टकराया उधर चला गया, दूसरे से टकराया इधर चला आया, समझ रहे हो। फिर इसका कोई यूनिक पाथ नहीं होता है, उसका यूनिक पाथ होता है। फिर डज नॉट हैपन, इसमें ऐसा नहीं होता कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा सनलाइट आए, ठीक है, इसमें ये स्कैटर्ड रहती है, समझ लो, ठीक है। फिर मोर डिस्टेंस टू ट्रेवल, अब भाई जाहिर सी बात है जब मस्ती करते हुए आएगा तो ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा ना इसको। तो 1 to 20 मेगा जूल पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी इंटेंसिटी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ग्लोबल रेडिएशन की। ग्लोबल रेडिएशन क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इज इक्वल टू डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज। तो ये कह सकते हो ये मेजर है दोनों का,
मतलब टोटल टोटल कह सकते हो, ग्लोबल इज इक्वल टू टोटल रेडिएशन। और टोटल रेडिएशन क्या होगी, आपकी डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज जो कि अर्थ सरफेस पे गिरेगी। टिपिकल वैल्यूज कितनी होती है, 1 to 35 मेगाजूल पर मीटर स्क्वायर। और हाईएस्ट इन क्लियर सन कंडीशन, जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि डिफ्यूज रेडिएशन की इंटेंसिटी उसमें ज्यादा रहेगी, इसलिए इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। अब अगला टॉपिक क्या है, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो सन की रेज आ रही हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, कहाँ, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, अवेलेबल इन अ मीटर स्क्वायर्ड एट एर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, जितनी दूर, मान लो कहीं कहीं आप देखोगे सन पास में रहता है, ठीक है, अर्थ से एक एक टाइम पे हो जाता है कि सन पास में आ जाता है, अर्थ चली जाती है, सन नहीं पास में आता है, तो उसी को कह रहे हैं कि वहां पे मेजर करते हैं कि भाई कितनी इंटेंसिटी है सन के रेज की। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स इज इक्वल टू 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। कहते हैं कि एक पॉइंट पे 1.4 किलोवाट मीटर पर मीटर स्क्वायर से सन की रेज स्ट्राइक करती हैं। एक्यूरेसी कितनी है, जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था उसकी एक्यूरेसी +-1.5% है। साथ ही साथ ये फॉर्मूला दिया है, इससे आप इस वैल्यू को निकाल सकते हो। I नॉट इज इक्वल टू ISC 1 + 0.033 cos 360 n अपॉन 365। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डे लेंथ की तरफ बढ़ते हैं। और डे लेंथ का देखो, जैसा कि है कि दिन की लंबाई या दिन कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो चीजें, टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, जब सन निकलता रहता है और जब सन डूबता रहता है, ठीक है, तो उसके बीच का टाइम हमारा कहलाता है डे लेंथ। टाइम ऑफ सनराइज सनसेट डे लेंथ डिपेंड अपॉन लैटिट्यूड ऑफ लोकेशन एंड मंथ इन अ ईयर। अब भाई देखो, आप देखोगे कि आपके पास सन जो है 1 घंटे पहले डूब गया, और वहीं आपका दोस्त जो कि दूसरे स्टेट में रह रहा है वो कहेगा यार यहाँ तो अभी भी धूप है, बस मतलब डूबने वाला है, डूबा नहीं है, लाल कलर का दिखाई दे रहा है। तो वो डिपेंड करता है किस पे, लैटिट्यूड पे, लैटिट्यूड ऑफ लोकेशन एंड मंथ इन ईयर। मंथ इन ईयर आप देखोगे 21 सितंबर हो गया, उसमें आपका मई जून में भी आता है एक डे। तो वहां पे क्या होता है ना कि आप देखोगे ये सनराइज सनसेट चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है। ठीक, सनराइज एंड सनसेट इज इक्वल टू सनलाइट पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस। भाई सनराइज और सनसेट जब होता है तब सनलाइट आपकी पैरेलल रहती है ग्राउंड सरफेस के, मतलब ऐसे, ये अगर ग्राउंड सरफेस है तो सनलाइट भी ऐसे आती है, ठीक है, कुछ पैरेलल टाइप की रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकल अपेरेंट टाइम, टाइम यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग आर एंगल ओमेगा। ये आपका एक कह सकते हो टाइम है जो कि यूज किया जाता है आर एंगल के लिए, ठीक है, गिवन बाई लोकल अपेरेंट, ये आपका लोकल अपेरेंट टाइम इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन प्लस 4 स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ लोकेशन। ये आप रट लेना, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सोलर कलेक्टर्स जो कि आपका आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, इसको अच्छे से समझना, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो ये जो आपका सोलर कलेक्टर्स हैं, ये काम क्या करते हैं, यूज टू कलेक्ट सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, कन्वर्ट्स दिस एनर्जी टू थर्मल एनर्जी बाई एब्जॉर्बिंग देम। ये जो सन की रेज आ रही होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं, पहले उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ज्यादा टाइम तक उसको स्टोर करके रखते हैं। दिस थर्मल एनर्जी फर्दर यूज्ड फॉर हीटिंग अ कलेक्टर फ्लूइड। अब इसका आगे आप फिगर देखोगे पूरा समझ जाओगे, ठीक है। तो इस थर्मल एनर्जी को यूज किया जाता है आगे किसमें, किसी कलेक्टर फ्लूइड को गर्म करने के लिए। कलेक्टर फ्लूइड आपका क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है, ऑयल हो सकती है। वाटर आप अभी देखना है वाटर कैसे पास होगा, ये आपका, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आगे समझाना है इसको अच्छे से। ये पाइप्स लगी होती हैं, ठीक है, यहाँ ये एब्जॉर्ब हो जाता है और ये इन पाइप से पानी जाता है। जब पानी जाता है ना तो यहाँ पे ऑलरेडी हीट रहती है, तो हीट जो होती है वो पानी की इस पाइप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पानी यहाँ से ठंडा जाएगा, वहां से गर्म पानी निकलेगा। अब आगे देखो समझ में आएगा। सोलर कलेक्टर सरफेस हाई एब्जॉर्प्शन लो इमिशन, जो सोलर कलेक्टर सरफेस होता है उस पर हाई एब्जॉर्प्शन होता है और लो इमिशन होता है, मतलब बाहर कम जाता है, एब्जॉर्ब ज्यादा होता है, ठीक है। ये तो आपके दो टाइप के होते हैं, हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं।
पहला है नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर, मतलब इसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं है। जैसे आपका वो सोलर पैनल पढ़ा था ना आपने, जो ऐसे लगा रहता है, लगा रहेगा, कोई नौटंकी नहीं। आप सनलाइट दोगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं। मगर ये आपका नॉन कंसंट्रेटिंग वैसा ही है। इसका दूसरा नाम है फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, तो नाम याद रख लेना इसका, ठीक। कंसंट्रेटिंग कलेक्टर और फोकसिंग टाइप सोलर कलेक्टर। कंसंट्रेटिंग कलेक्टर मतलब पूरी सनलाइटिया को एक जगह पे फोकस कर देंगे, समझ लो। चलो आगे समझो अभी। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू हीट, ये क्या खोल दिया यार, हाँ यही तो है। प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू हीट, ये आपका एक प्रिंसिपल है। ये पहले ये भी पढ़ लेते हैं, इसी के साथ लगे हाथ। व्हेन सोलर रेडिएशन फ्रॉम सन कम्स इन फॉर्म ऑफ लाइट टू अर्थ, जब आपका सोलर रेडिएशन सन से आता है लाइट के फॉर्म में, अर्थ से टकराता है, तो विजिबल सनलाइट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। आप देखो, जब धूप होती है तो नंगे पैर आप छत पे नहीं जा सकते हो। अगर चले जाओगे तो क्या करता है ना, जो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब किए रहता है ना, आपको देता है। कहता है प्रभु जी इसको अपने अंदर समाहित कर लीजिए। ठंडी में आपके पैर बहुत ठंडे रहते हैं, अभी से इसको स्टोर करके रखिए, मस्त आप ठंडी में गर्म पैर में चलिएगा। मगर उस टाइम पे तो आप करते नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है कि visible sunlight absorbed and transformed into heat energy, the materials becomes warms and stores the heat। आप पानी रखाओगे बाहर तो गर्म हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कंडक्ट्स इट टू सराउंडिंग मटेरियल्स, एयर वाटर और अदर सॉलिड लिक्विड, तो ये सब के साथ हो जाता है। अब वो गर्म है, आप छुओगे तो आप भी गर्म हो जाओगे, ठीक है। और री रेडिएट टू अदर मटेरियल एट लो टेम्परेचर, अब ठंडा है तो उसके पास भी ये ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये प्रिंसिपल है जो हर जगह यूज होगा। आगे समझो अच्छे से। देखो ये है सन की रेज आ रही हैं, ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ क्या कर रही है, इनको एब्जॉर्ब कर ले रही है। अब अगर आप इस पे नंगे पैर चलोगे तो आपके पैर चलने लायक नहीं बचेंगे थोड़ी देर के लिए। आप रोड पे देखो, कभी पैर रख दो ना, एकदम एकदम बहुत बुरा वाला ठंडा लगता है। रील्स वील्स बने होंगे, देखे होंगे, जिसमें वो पानी डाल देता है पैर पे, लड़का लड़की के, समझ रहे हो। ये आपके कार है। अब कार में भी आप देखोगे तो हीट ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना, कार पूरी गर्म हो जाती, कार के अंदर बैठ नहीं पाओगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। बहुत आप देखोगे जो ट्रक व्रक होती हैं, रात रात नहीं चलाई जाती हैं भाई, दिन दिन में देखोगे रात में ज़्यादा चलती हैं, दिन में नहीं चलती हैं। क्यों, रात में सड़कें ठंडी रहती हैं मगर दिन में गर्म रहती हैं। ऊपर से गर्मी, ऊपर से टायर भी चल रहा है, फ्रिक्शन की वजह से और गर्म आ जाएगा, समझे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है जो कि कॉन्सेप्चुअल है, समझ लिए, कुछ नहीं है फिर, ठीक है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इसको और क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर बोलते हैं ना, आप पीछे देखे थे, नहीं, नॉन कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन होता है। अब देखो फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या है, ये आपका सन है, सन से रेडिएशन आ रहा है, और ये जो है ग्लास, सबसे पहले सिंपल भूल जाओ आप, ये इसका फिगर समझो, ठीक है। ये हमारा एक डब्बा है, डब्बे में जो पहली लेयर है उसमें लगा हुआ है ग्लास ट्रांसपेरेंट कवर। जैसे समझ लो, आपको मैं क्या एग्जांपल दूं यहाँ पे, हाँ तो अभी यही उठा ले आए यार, इसके अलावा मुझे कुछ सिखा नहीं। अब देखो ये जो है ना आपकी ग्लास लेयर है, दिख रही ना आपको ऊपर। अब जब वो सन रेज जो है आ रही, ये ग्लास लेयर है, ठीक, पहले समझ लो ग्लास लेयर। उसके अंदर क्या है, ये देखो आप, ग्लास लेयर के अंदर थोड़ी सी स्पेस है, इसमें भी स्पेस है, अंदर देखो थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा है ना आपको। अब इस स्पेस के अंदर देखो एक लगा है ये ब्लैक कलर का एब्जॉर्बर प्लेट। एब्जॉर्बर प्लेट क्या कर रहा है, पूरी जो सनलाइट आ रही, पहली चीज ये, जब सनलाइट आई तो इसको अंदर कवर कर लिया इसने। अब सनलाइट अंदर तो आ गई मगर बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक। अब अंदर आ गई तो स्टोर हो गई। एकदम कार वाला एग्जांपल समझो, कार में बैठते हो, सनलाइट आ जाएगी, ठंडी में ना कार धूप में खड़ी कर दो यार और बैठ जाओ उसके अंदर, भाई इतना मस्त गर्म हो जाता है ना कि आप समझ नहीं सकते हो। ये अंदर आया, ठीक है, ये पूरा स्टोर हो गया, ये आपका एब्जॉर्बर प्लेट है। एब्जॉर्बर प्लेट इसको धीरे धीरे जो है एब्जॉर्ब कर लिया तो एब्जॉर्बर प्लेट एकदम गर्म हो गया। अब आपका जो एब्जॉर्बर प्लेट होता है, आप उसका मटेरियल देख लो क्या है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, ये सब गर्मे हो गए, एकदम मस्त गर्म हो गया। तो ये लगे हैं हमारे ट्यूब्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्यूब्स लगे हैं। ये आपके ट्यूब्स क्या कर रहे हैं, इसमें से हम यहाँ से ठंडा पानी डाल रहे हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर, यहाँ पे लिख लो CW, और यहाँ से हॉट वाटर, यहाँ से आपका इस ट्यूब से हॉट वाटर निकल रहा है।
ये क्लास वर्क होमवर्क मत समझ लेना। कोल्ड वाटर, इधर से हॉट वाटर, और ये नीचे लगा है थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन का काम इतना होता है कि जो हीट आ गई है वो बाहर ना जा पाए, ठीक है, वो अंदर ही बनी रहे। घर का मामला है, वो अंदर ही रहे, ठीक। तो समझ गए होगे आई होप सो। सन की रेज आ रही हैं, ग्लास ट्रांसपेरेंट कवर उसको अंदर स्टोर कर ले रहा है। उसके बाद ये एब्जॉर्बर प्लेट है, एब्जॉर्बर प्लेट उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और इस जो नीचे हम कोई भी फ्लूइड, यहाँ पे वाटर भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, एयर भी ले सकते हैं, उसको गर्म कर देगा। मस्त प्लान है, इसी को लगाओ अपने घर में ठंडियों में, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंपलेस्ट इन डिजाइन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सोलर थर्मल एनर्जी सिस्टम। आसान होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देख लो, जो थर्मल इंसुलेशन है इसको क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। लो थर्मल कंडक्टिविटी, भाई थर्मल कंडक्टिविटी नहीं रखनी हमें, जितना हो सके इंसुलेशन रहे, ठीक है, आइडियल इंसुलेशन रहे, मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर ग्लास ऊल और कैल्शियम सिलिकेट, किस मटेरियल से बना होता है? ये आपका ग्लास ऊल या कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। कंपोनेंट्स देख लो, एब्जॉर्बर प्लेट, एब्जॉर्बर प्लेट ये आपका ब्लैक वाला, ट्रांसपेरेंट कवर ये ऊपर वाला ग्लास का, ठीक है। तीसरा क्या है? इंसुलेशन, ये नीचे वाला, और ये बॉक्स, ये पूरा बॉक्स है। पाइप्स का कहाँ गया भैया? पाइप्स को हटा दिए, यहाँ पे पाइप्स भी जोड़ लेना, ठीक है। एब्जॉर्बर प्लेट क्या है? मेटेलिक, कॉपर की है, एल्युमिनियम की है, स्टील की है। अब प्रॉपर्टीज देख लो, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी रहेगी उतना मजा आएगा। फिर एडिक्वेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, टूटे उटे ना। और गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, क्योंकि पानी बह रहा है तो कोरोजन हो सकता है, तो गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन ना हो ऐसा भी जुगाड़ आप रखो उसमें, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कवर्स, वन और मोर शीट्स ऑफ ग्लास, ये आपके जो ट्रांसपेरेंट कवर होते हैं ग्लास के बने होते हैं। जनरली जो मटेरियल होता है वो होता है पॉलीविनाइल फ्लोराइड, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? एब्जॉर्ब्स बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन, ये आपके डायरेक्ट और डिफ्यूज रेडिएशन, देखो यहाँ लिखा हुआ है रेडिएशन डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज। जो डिफ्यूज मस्त घूमते हुए आएंगे ना, मसाला वसाला खाते हुए आएंगे, उनको भी रख लेगा। और दूसरा, लो कॉस्ट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, कॉस्ट भाई बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको, ठीक है। और मेंटेनेंस जीरो है, समझ लो। जब ये कोरोजन सरोजन होगा वही दिक्कत आएगी, नहीं तो नहीं। फिर आगे देखो, एप्लीकेशंस यूज्ड इन सोलर वाटर हीटिंग, ये आपके सोलर वाटर हीटिंग में हो जाता है। फिर यूज्ड इन स्पेस हीटिंग एंड कूलिंग, जो स्पेस है उसको हीट करने में काम आ जाता है, कूल करने में काम आ जाता है। लो टेम्परेचर पावर जनरेशन, तो अगर कहीं पे आपको छोटा मोटा पावर जनरेशन की जरूरत है वहां पे काम कर जाएगा। डिसएडवांटेज, लो टेम्परेचर अचीव्ड, भाई ये कहीं कहीं एडवांटेज में भी है और डिसएडवांटेज में भी है, तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं अचीव होता है। फिर हैवी इन वेट, ये बात तो है, आपकी पाइप कितना भी कर लो भारी हो जाती हैं। और साथ ही साथ इंसुलेशन का भी जो मटेरियल है वो भी भारी कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो इसका दूसरा जो भाई है वो क्या है? कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर। तो कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, बस device to collect solar energy with high intensity of solar radiation on the absorber surface by the help of reflector और refractor। भाई इसमें जो होता है ये हमारा फोकल रिसीवर है। हम एक ऐसा मिरर लगाते हैं ठीक इस शेप का, और उस पर जो सनलाइट आती है वो आने के बाद सीधे जाती है एक पॉइंट पे। देखो ये वाली सनलाइट आई, यहाँ जा रही है, ये वाली आई, ये भी यहाँ जा रही है, ये सब यहीं जा रही है, भाग के वहीं जा रही है फोकल रिसीवर पे। अब यहाँ क्या होगा? एकदम मस्त वाला फोकस बन जाएगा। अगर आप खड़े हो गए ना तो जन्म जन्मांतर की आपकी जो ठंडी रहेगी गायब हो जाएगी, ठीक है। मतलब खड़े मत होइएगा, निपट जाओगे, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? यूजेस रिफ्लेक्टिव सरफेस टू कंसंट्रेट सनलाइट टू अ स्मॉल एरिया वेयर इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड टू हीट। तो यहाँ पे पहले ये एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ इसका अब हम, ये आपका सिलेंड्रिकल ट्रफ है, देख लो, ठीक है। कंसंट्रेटिव टाइप सोलर कलेक्टर है। अब नीचे देखते हैं तो नीचे क्या है? वर्किंग कंप्राइजेस ऑफ कंसंट्रेटर एंड एब्जॉर्बर, जाहिर सी बात है कंसंट्रेटर है यहाँ पे, ये सब कंसंट्रेटर है और एब्जॉर्बर है। फिर दूसरा, रेडिएट्स फ्रॉम सन, रेडिएशन फ्रॉम सन फॉल्स ऑन लार्जर एरिया विच इज फोकस्ड थ्रू अ कंसंट्रेटर ऑन टू एन एब्जॉर्बर ऑफ कंसिडरेबली स्मॉलर एरिया। भाई ये एरिया स्मॉल रहेगी, ऑल्दो रेडिएशन हर जगह से आ रही। क्रिस वाला देखे हो, बस वही क्रिस वाला है, ठीक है। बहुत सारी सनलाइट आई, एक जगह जाएगी और वो वहां पे जाने के बाद एकदम मस्त फोकस बना लेगी। फिर फ्लूइड कैन बी हीटेड अप टू 500 डिग्री सेल्सियस। भाई पानी जब 500 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है तो आप अपना सोचिए,
आप कितने डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएंगे, और मोर भी लिखा है। हाई कलेक्टर इफिशियंसी, इसकी जो इफिशियंसी होती है बहुत बढ़िया होती है कलेक्टर की। यूज ऑफ कलेक्टर कोटिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टर। अब देखो ये चीज़ समझ लो कि हम लोग क्यों कलेक्टर कोटिंग यूज करते हैं। तो जो कलेक्टर कोटिंग होती है ना, वो आपके रिफ्लेक्शन को रोक देती है, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन रहता है उसको कम कर देती है। देखो, ट्रांसपेरेंट कवर रिफ्लेक्ट अराउंड 8% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच लीड्स टू रिडक्शन इन द कलेक्टर हीट आउटपुट। तो जितना कम रिफ्लेक्शन होगा उतना अच्छा आपका आउटपुट होगा। ये जो ट्रांसपेरेंट कवर होती है 8% इंसिडेंट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है, बैक कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, ठीक। द यूज ऑफ एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग कुड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जाहिर सी बात है। रिसेंटली अ सिलिका लो रिफ्लेक्टिंग कोटिंग बिया डिप कोटिंग प्रोसेस हैज बीन डेवलप। तो अभी जल्दी जल्दी ये सिलिका लो नाम की जो कोटिंग है, रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, ये डेवलप की गई है। इट इंक्रीजेस यूजफुल एनर्जी बाई फैक्टर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.05, जो कि अच्छा है, ठीक है। ये इतने % से आपका बढ़ा देता है रिफ्लेक्शन को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन रेशियो, इफेक्टिव अपर्चर रेशियो अपॉन एब्जॉर्बर ट्यूब एरिया W माइनस डी नॉट अपॉन पाई डी नॉट। ये कंसंट्रेशन रेशियो का फॉर्मूला है। अगर आपको कंसंट्रेशन रेशियो निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब आपके लिए 2 टास्क है, 2.14 पढ़ना है आपको, साथ ही साथ 2.16। एक बार देख लेना सरसरी निगाह से, आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको कंटेंट मिल जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। अगला क्या है, मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंसंट्रेटर्स, एक्राइलिक फॉर फ्रेस्नेल लेंसेज, पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट। ये आपके मटेरियल्स हैं जो कि कंसंट्रेटर्स को बनाते हैं, जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना लाइट को, उनका वो किस चीज से बने होते हैं, एक्राइलिक फॉर फ्रेस्नेल लेंसेज और पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट, ये आपका दूसरा मटेरियल, ठीक है। ग्लास शुड हैव लो आयरन कंटेंट टू रिड्यूस एब्जॉर्प्शन। जो ग्लास है, अब इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं करना है हमें, इससे हमें रिफ्लेक्शन करना है कलेक्टर से, ठीक है। कलेक्टर जाएगा वहां पे, समझ रहे हो ना उस चीज को कि ये हमारा कंसंट्रेटर हमारा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, कलेक्टर को एब्जॉर्ब करना है, ठीक। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, तो जितना कम आयरन कंटेंट होगा उतना बढ़िया होगा। फिर एप्लीकेशन सोलर पावर प्लांट्स, तो भाई हर जगह एप्लीकेशन इसका आप देखोगे आगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको नंबर 1 क्वेश्चन कराना चाहूँगा, जो कि ये रहा, ठीक है। यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल प्लांट्स, ठीक है। हेलो, सोलर थर्मल पावर प्लांट, ये आपका पहला टॉपिक है। सोलर थर्मल पावर जनरेशन इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ सोलर हीट which is utilized to increase the temperature of a fluid in a turbine operating on a cycle such as Rankine और Brayton। तो जो सोलर थर्मल पावर जनरेशन होता है वो क्या करता है, कलेक्शन ऑफ सोलर हीट, ये सोलर हीट को कलेक्ट करता है, which is utilized to increase the temperature of a fluid in a turbine, जिसको हम लोग यूज करते हैं किस लिए, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ फ्लूइड, हम लोग फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जो कि टरबाइन में होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल सच एज रैंकाइन और ब्रेटॉन, तो जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो क्या है, रैंकाइन है या तो ब्रेटॉन है। अब STPP सोलर थर्मल पावर प्लांट 3 टाइप के होते हैं, पहला लो, दूसरा मीडियम, तीसरा हाई टेम्परेचर साइकिल्स। लो वाला 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है, मीडियम वाला 400 डिग्री सेंटीग्रेड आपको आउटपुट देगा, और हाई वाला जो होता है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आउटपुट देगा। चलिए अब आप एक एक करके देख लेते हैं। लो टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट क्या है, यूजेस फ्लैट प्लेट कलेक्टर एरेज। तो ये जो यूज कर आप अभी पढ़ के आए हो ना, फ्लैट प्लेट कलेक्टर एरेज क्या करता है, कलेक्ट करता है रेज को और उसको हीट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब देखो वर्किंग फ्लूइड क्या है हमारा, आइदर मिथाइल क्लोराइड और ब्यूटीन। अब ध्यान से देखो, ये हमारा वर्किंग फ्लूइड है, ये हमारे सन बाबू हैं, सन बाबू हमको क्या दे रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं, ठीक है। रेडिएशन जा रही है किस पे, ये आपका है एरे ऑफ सोलर कलेक्टर्स। कौन सा कलेक्टर है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर एरेज है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर एरेज है। और यहाँ पे हमने लगा दिए हैं बूस्टर मिरर्स। भाई जो सनलाइट बाहर जा रही है, क्यों बाहर जाए, उसको भी हम ले लेंगे। देखो इसको यहाँ ले लिए, अब यहाँ से मान लो कोई ये आई, अब ये बाहर चली जाएगी, देखो यहाँ ऐसे अगर हमने लगाया मिरर, हम कहे तुम भी इधर आओ, इनको भी ये भी इधर आए,
ठीक है। तो बूस्टर मिरर्स का ये आप मैंने नया एक ऐड किया, क्वांटम में नहीं मिलेगा। क्या काम होता है कि वो सनलाइट को जो है, जो बाहर जा रही होती है हमारे एरिया से, उसको हमारे क्षेत्र में लेके आती है। ठीक है, बूस्टर मिरर्स हो गई, एरे ऑफ सोलर कलेक्टर्स हो गया। आप देखो क्या होता है, ये हमारा हॉट वाटर टैंक है, ये हमारा हॉट वाटर टैंक है। पहला स्टेप यहाँ से शुरू होता है, ये तो समझ गए आप, इसकी वर्किंग समझ गए हो। तो पहला स्टेप यहाँ शुरू होता है, ये जो ठंडा पानी है, ये ठंडा पानी आता है पंप में। स्टेप नंबर 1, ब्लैक पेन मिल जाए, ये स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 जाता है पंप में। अब पंप जो है आपका पानी को खींच रहा है। अब खींचने के बाद इस पानी को ऊपर भी ले जा रहा है। ठीक है, ऊपर ले जा रहा है, ऊपर ले जाएगा और ले जाके कहाँ छोड़ देगा इसको, अपने एरे ऑफ सोलर कलेक्टर भाई के पास, वहां छोड़ेगा। ये पानी ठंडा है, ध्यान रखो ठंडा है, ये यहाँ गर्म हो गया, एकदम खोल गया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप कह सकते हो कि यहाँ कलेक्टर्स में हो रहा है और ये पानी गर्म हो गया, यहाँ से अब हॉट वाटर निकलेगा। हॉट वाटर निकल के आ रहा है यहाँ पे। देखो ये बगल में स्टोरेज टैंक आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, याद रखना, एक साइड कोल्ड रहेगा, एक साइड हॉट। ये हॉट वाटर जा रहा है कहाँ, यहाँ। ठीक है, ये हॉट वाटर गया। अब हॉट वाटर क्या है, हॉट वाटर को फिर से हमने पंप लगाया। पंप हमारा कनेक्टेड है किससे, हीट एक्सचेंजर। अब आप सोच रहे हो इस हीट एक्सचेंजर का क्या काम है। जो हॉट वाटर हमारे पंप भाई साहब ने हीट एक्सचेंजर में पास किया। हीट एक्सचेंजर इसे समझो, सवेरे सवेरे जब आप बाइक चलाते हुए जा रहे हो और दस्ताना नहीं पहने हो, जब पहुंचते हो आप अपने दोस्त से मिलते हो और हाथ नहीं, आप दोस्त से या दोस्तनी जिससे भी मिलते हो, आप हाथ नहीं मिलाओ, अपने ठंडे ठंडे हाथ उसके गाल पे रख दो, तो जो प्रोसेस होगी ना वो होती है हीट एक्सचेंजर की। आपकी कोल्ड जो है उसके गालों में चलेगी जो कि गर्म थे, मगर उसके बाद उसका रिएक्शन होगा, वो एक खींच के मारेगी तुझे, और वो जो है न्यूटन का 3rd लॉ हो जाता है। ठीक है, चलिए तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम इसी पे ध्यान देंगे। तो हीट एक्सचेंजर क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करता है एक दूसरे के फॉर्म में। अब देखो यहां से गया हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर से गया आपका हॉट वाटर, हॉट वाटर जा रहा है इस आपके हीट एक्सचेंजर में। अब देखो ये हॉट वाटर जो है अपनी हीट को ट्रांसफर कर देगा किसको, इन भाई साहब को। इससे क्या जा रहा है, हमारा ब्यूटेन टर्बाइन वाला, ये कौन सा मटेरियल था हमारा, मिथाइल क्लोराइड और ब्यूटेन। यहां से हमारा ब्यूटेन या मिथाइल क्लोराइड पास हो रहा है। ठीक है, अब ये तो मस्त एकदम ठंडा ठंडा जा रहा था, ये आया इसको गर्म कर दिया। अब ये गरम गरम जाने लगा, गरम गरम जाएगा नहीं, अभी तो लिक्विड था, अब ये वेपर बन गया। क्या बन गया, वेपर बन गया। तो ऊपर जा रहा है और ये ब्यूटेन टर्बाइन में जा रहा है। वेपर जाएगा ब्यूटेन टर्बाइन में, ब्यूटेन टर्बाइन के पंखे मस्त आराम कर रहे होंगे, उनको नचा देगा तो हमने जनरेटर लगा लिया और वहां से हमने इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर ली। ठीक है, लो टेम्परेचर का यही काम होता है। और आप देखो ये जो होता है, ये यहाँ गया, अब पूरी वेपर हमने काम में ले ली। अब क्या करेंगे भाई, इसको नचाते नचाते वेपर कहाँ जाएगी, वेपर जनरेटर में जाएगी तो जनरेटर खराब हो जाएगा। हमने वेपर निकाल ली और कंडेंसर में ले आए। कंडेंसर क्या कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है। वेपर में है ना, लिक्विड में कर देगा, समझे, वेपर में है, इसको लिक्विड में कर देगा। यहां से अब लिक्विड में जाएगा, ध्यान दो, ये लिक्विड में। आप इसको प्रोसेस नंबर दे दो अपना, 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे डाल दो 3 हो गया, और ये जा रहा है यहाँ पे 4 हो गया। 4 के बाद इसको हीट दे रहा है, ये 5 हो गया। 5 के बाद ये यहाँ जा रहा है 6 हो गया। 6 के बाद ये आपका एक उधर चला गया, तो आप कह सकते हो 7 हो गया। एक इधर आ गया, 8 हो गया, और ये फिर चेंज करके फिर यहाँ दे दिया 9। तो ये 9 पार्ट्स हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार इसको अगर आपको नहीं समझ आया, बैक करके देख लो, समझ जाओगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपकी जो पंप का काम क्या होता है, पंप करना, ऊपर पानी पहुंचाना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। वर्किंग देख लो, सनरेज एरे ऑफ सोलर कलेक्टर, भाई वही जो समझाया वही वर्किंग है। मैं इसको बोलूँ ना, बट कुछ ऐसा हो। कंडेंसर कन्वर्ट्स वेपर इनटू हॉट वाटर और वर्किंग फ्लूइड। Such plants up to 150 किलोवाट कैपेसिटीज आर ऑपरेटिव इन इजराइल फॉर लास्ट 25 ईयर्स। यही पॉइंट है जो बोलने लायक है। सच प्लांट्स अप टू 150 किलोवाट कैपेसिटीज, ये 150 किलोवाट की कैपेसिटी तक काम करते हैं, और ये इजराइल में 25 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ एक डाउट जो आप लोग का होगा कि भाई यहाँ पे पानी क्यों नहीं लिए। अगर ये हमने यहाँ पानी लिया है तो ये हमने यहाँ पानी क्यों नहीं लिया, पानी ले लेते हैं।
भाई पानी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, आप ले सकते हो, मगर ये जो ब्यूटेन है आपका, ये जो मिथाइल क्लोराइड है, इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है ना वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और पानी का कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए हमने लिया है ये आपका ऑयल, ठीक है, ब्यूटेन या मिथाइल क्लोराइड, दैट्स इट। इस और कोई रीजन नहीं है, कोई भी दुश्मनी नहीं है आपसे और कुछ नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा मीडियम टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट। मीडियम टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये जो हमने यहाँ पे कलेक्टर लगाया है वो है पैराबोलिक सोलर कलेक्टर फील्ड, पैराबोलिक सोलर कलेक्टर फील्ड। अब नंबर 1 थिंग देख लो कहाँ से आ रहा है, ये आपका स्टोरेज टैंक है। क्या है, स्टोरेज टैंक, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, भूलना मत, ये आपका स्टोरेज टैंक है। स्टोरेज टैंक में 2 चीजें होती हैं, देखो हॉट वाटर टैंक, इसमें आपके 2 पार्ट है, एक साइड हॉट वाटर है, एक साइड कोल्ड वाटर। तो सबसे पहले ठंडा पानी आ रहा है इस टैंक से और कहाँ जा रहा है, पंप में, ऑयल पंप में। अब ये पंप क्या करेगा, इस पानी को ऊपर भेजेगा, कहाँ भेजेगा, ऊपर। तो पंप का काम क्या हो गया, पानी को पंप करके ज्यादा ऊपर भेजना, ठीक है, ऊपर भेजा। ऊपर जाने के बाद हमारे मिल गए भाई साहब पैराबोलिक सोलर कलेक्टर फील्ड, मतलब जो सनलाइट को कलेक्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है हीट में, हीट के फॉर्म में। अब जब यहाँ से पानी जाएगा, आप ही सोचो, बेचारा ठंडा ठंडा था, यहाँ से जाने के बाद ये गर्म हो गया, गर्म पानी यहाँ से, अभी देखो यहाँ से कोल्ड वाटर गया और यहाँ से आया हॉट वाटर, ठीक है। अब हॉट वाटर आया, हॉट वाटर आने के बाद यहाँ स्टोर हो गया, राइट, समझ गए, ये हॉट वाटर यहाँ बना। हॉट वाटर आने के बाद हमने इस हॉट वाटर टैंक को भेजा कहाँ पे, अपने हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर में भेजा। हीट एक्सचेंजर क्या काम कर रहा है, वो हाथ वाला, हाथ मिलाओ या हाथ गाल पे लगाओ, मतलब कि पूरा पूरा हीट को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। अभी हीट यहाँ पे वाटर है, ये आपका वाटर है, गर्म पानी जा रहा है, ठीक, और यहाँ से ठंडा होके निकल रहा है, ठीक है। अब ये देखो, इसके अंदर जो फ्लूइड था, इसके अंदर जो हमारा वाटर था, वाटर, इसके अंदर हमारा वाटर भरा हुआ है हीट एक्सचेंजर के, ठीक, इसमें ही। तो ये जो वाटर होता है अब वो बन गया वेपर फॉर्म में, किस में हो गया, वेपर फॉर्म में। अभी तक ये लिक्विड फॉर्म में था, अब यहां से जाएगा वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में गया टरबाइन में। टरबाइन के पंखे सो रहे थे, उनको घुमा दिया, नचा दिया, और हमने यहाँ जनरेटर लगा लिया और अपना इलेक्ट्रिसिटी बना लिए, ठीक है। अब आप देखो दूसरा, टरबाइन से अब वो वेपर भाई वापस आएगी, वेपर वापस आ रही है, तो हमने लगा दिया सरफेस कंडेंसर। सरफेस कंडेंसर क्या करेगा, ये जो गर्म पानी था, सॉरी जो वेपर है, गर्म वेपर है, यहाँ से भी वेपर गई है, वेपर ही आ रही है, ठीक है, नचा करके नीचे आ रही है, वेपर क्या हो जाएगी, अब इसमें आएगी, जैसे ही पास होगी यहाँ पे देखो वो बन जाएगी हॉट वाटर में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हॉट वाटर में। अभी वेपर है, ये वेपर से हॉट वाटर बन गई यहाँ पे, ठीक है। कंडेंसर का काम क्या होता है, वेपर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करता है। अब ये कर कैसे रहा है भाई, अब ध्यान से देखोगे, पहले इतना समझ लेते हैं फिर बताता हूँ आपको। अब ये जो है आपका हॉट वाटर हो गया, हॉट वाटर जा रहा है देखो कहाँ पे, पंप, पंप से फिर से जा रहा है कहाँ पे, इसमें हीट एक्सचेंजर में, ठीक है, पंप से पानी फिर से हीट एक्सचेंजर में जा रहा है, और ये आपका जो हॉट वाटर है वो फिर से इधर से भाई गर्म पानी आ ही रहा है, वो वेपर बन जा रहा है, और ये प्रोसेस हो रही है। मगर सरफेस कंडेंसर ठंडा कैसे कर रहा है, तो सरफेस कंडेंसर में देखो एक कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल लगी है आपकी किससे कनेक्टेड, किससे है, कूलिंग टावर से। पबजी में देखे होगे यार, बड़े बड़े कूलिंग टावर रहते हैं, तो वो कूलिंग टावर जा रहा है और वहां पे ये गर्म पानी जो है आपका वो ठंडा हो जा रहा है, और ये ठंडा पानी इस पाइप से पास हो रहा है। अब भाई गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वेपर आ रही है, ठीक है, समझ गए होगे, आई होप सो। यही वर्किंग है और कुछ नहीं है। ये ऑपरेट करता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वर्किंग आपकी मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक एक कंपोनेंट का फंक्शन जान लो और उसको लिखना, अभी एक आपको तरीका बताऊंगा, उसको भी फॉलो करना, ठीक है। चलिए लास्ट देख लेते हैं, हाई टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट का एक, इसके 2 पार्ट थे, एक आपके सिलेबस में, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका सेंट्रल रिसीवर पावर प्लांट्स, कुछ नहीं है वर्किंग, आप ध्यान से देखो, ये है, ये क्या है आपका कोल्ड हॉट है, ये आपका स्टोरेज टैंक है, स्टोरेज टैंक है, एक साइड कोल्ड वाटर एक साइड हॉट वाटर है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका लगा है सेंट्रल रिसीवर और एब्जॉर्बर। अभी जो पानी है ये जा रहा है कोल्ड वाटर, देखो कहाँ, पंप के थ्रू, ठीक है, हाँ पंप के थ्रू
यहाँ से पानी आपका आ रहा है कोल्ड, ठीक। आपका जो पानी है वो पंप के थ्रू पंप होकर के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये पानी जो है उसकी बाद में बात करेंगे, आप यहाँ हॉट से समझिए इसको। हॉट वाटर जो है, हॉट वाटर नीचे आ रहा है, मगर उसका फॉर्म क्या है, अभी वेपर हो गया है, ठीक। यहाँ पे कुछ चीजें नहीं दिखाए हैं जैसे हीट एक्सचेंजर, तो आप उनको भी एज्यूम करके लिख के आना, ठीक है। अब डायग्राम इतना ही बना है इसलिए दिखाए नहीं है, ठीक है। अब आपका हीट एक्सचेंजर से यहाँ पे पेपर में कन्वर्ट होके ये आ रहा है टरबाइन में। टरबाइन को रोटेट कर दिया, टरबाइन से हमने अपना आउटपुट निकाल लिया जनरेटर से, ठीक है। अब टरबाइन से ये पास हो रहा है और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा क्या, कंडेंसर। कंडेंसर का क्या काम है, वेपर को किसमें कन्वर्ट करेगा, हॉट वाटर में, कूलिंग वाटर में नहीं, वेपर को हॉट वाटर में, हॉट वाटर में कन्वर्ट किया और इसको आगे भेज दिया पंप में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये कंडेंसर में कैसे ये काम कैसे कर रहा है, तो ये यहाँ पे फिर से कूलिंग टावर लगा है आपका, ये जो कूल्ड वाटर है यहाँ आ रहा है और यही प्रोसीजर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, समझ लो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सोलर एयर हीटर विथ डायग्राम। तो सोलर मतलब सन, एयर मतलब हवा और हीटर मतलब हवा को हम हीट करने वाले हैं। तो सोलर एयर हीटर आज हम देखेंगे। ये हमारा सन है, पहले ये फिगर समझ लो आप, ठीक है। ये फिगर क्या है, एक बॉक्स टाइप का है। बॉक्स टाइप में ऊपर है एब्जॉर्बर प्लेट, बीच में क्या है, एयर इन एयर आउट, और ये एयर पासेज है, ठीक है। ये बीच वाला जो है एयर पासेज हम लोग करें, नीचे इंसुलेशन है। तीन पार्ट है, पहला एब्जॉर्बर, दूसरा एयर पासेज के लिए जगह, और तीसरा इंसुलेशन। अभी हमारा जो एटमॉस्फेयर में सन है, सन से हमारी आ रही है रेज, सोलर रेडिएशन, जो कि एब्जॉर्बर प्लेट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मगर यहाँ पे लॉसेस बहुत सारे हैं, जैसे पहली चीज रिफ्लेक्शन लॉस हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सराउंडिंग में। दूसरा कन्वेक्शन लॉस, जो यहाँ से आपके यहाँ से जो मटेरियल्स कनेक्टेड होंगे उनसे लॉस हो जाएगा। तीसरा रेडिएशन लॉस। ये आप तीनों लॉस पढ़ चुके होंगे आई थिंक सो एमडी में, या फिर कोई एक सब्जेक्ट था हीट मास ट्रांसफर में, याद आया, वहां पे आपने इन चीजों को पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये तीन लॉस होते हैं आपके, कौन कौन से, रेडिएशन लॉस, कन्वेक्शन लॉस और रिफ्लेक्शन लॉस। तो ये तीनों लॉस हो जाते हैं, मगर उसके बाद भी एब्जॉर्बर प्लेट अपना काम निभाता है, सही से एब्जॉर्ब करता है और इस पार्ट को पूरा पूरा गर्म कर देता है, ठीक है। अब गर्म कर दिया तो बीच से हमारी एयर जा रही है, हमने हवा, ठंडी हवा, नॉर्मल हवा, ठंडी हवा पास की और यहाँ से हमको गर्म हवा मिलेगी। आप यहाँ लिख सकते हो CW, यहाँ पे लिख सकते हो HW नहीं, HA और कोल्ड एयर, ठीक है, कोल्ड एयर और हॉट एयर। और ये आपका क्या है, बॉटम ऑफ कलेक्टर, ये आपका बॉटम ऑफ कलेक्टर, ये कंडक्शन लॉसेस है। इसकी आई होप सो वर्किंग क्लियर होगी। अब देख लो इसमें कुछ लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी इन विच द एनर्जी फ्रॉम द सोलर इंसुलेशन इज कैप्चर्ड बाय एन एब्जॉर्बिंग मीडियम एंड यूज टू हीट एयर। तो यहाँ पे आपकी एयर हीट हो रही है, वही पूरा सेम प्रोसीजर है जितना आप पढ़ चुके हो पास्ट में, उन्हीं का इस्तेमाल करना है। यूजेस रूफ, वॉल और विंडो माउंटेड सोलर कलेक्टर्स। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ, सर्दियों में अगर धूप निकल रही है तो आपकी जो छत है, छत पे जो कमरे हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं और थोड़े टाइम के लिए गर्म होते हैं, उनकी दीवार गर्म हो जाती है, छत काफ़ी टाइम तक गर्म रहती है ठंडियों में। कन्वेंशनल सोलर एयर हीटर इज एसेंशियली अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर ही आपका, जिसमें उसमें आप वाटर पास कर रहे थे, एयर भी पास करोगे तो वही सिंपल ही बन रहा है, ठीक है। फ्लैट कलेक्टर ही तो है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। होल असेंबली इनक्लोज्ड इन सीट मेटल कंटेनर, ये आपका सीट मेटल कंटेनर में इनक्लोज्ड है। और लास्ट क्या है, एप्लीकेशंस प्रोवाइड्स वेंटिलेशन एंड प्रोसेस एयर हीटिंग, सेकेंडली सर्व एज वेदर क्लैडिंग। आई होप सो ये क्लियर होगा, इसकी वर्किंग भी क्लियर होगी। अब लास्ट पॉइंट देख लो, थर्मल एनर्जी स्टोरेज फॉर सोलर हीटिंग। ये इसमें आपके दो क्वेश्चन बनते हैं और दोनों को समझना जरूरी है। यार मैंने नोट्स नहीं लिखने का कष्ट किया है, मतलब मैं सोचा इसमें समझा दूंगा, बट थोड़ा चीजें देख लो। देखो ये आपकी सोलर एनर्जी यूटिलाइज की जाती है कहाँ पे, ऐसे देशों में जहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लोग सोलर एनर्जी को ऐसे कैप्चर करते हैं स्पेस हीटिंग के लिए, आपके कमरे गर्म करने के लिए। द डिफरेंट मेथड्स adopted for space heating by utilizing the solar energy are passive and active method। दो मेथड होते हैं, पैसिव और एक्टिव। हम लोग एक्टिव देखने वाले हैं।
सोलर स्पेस हीटिंग रिड्यूसेस द कंसिडरेबल हीटिंग लोड ऑन एयर कंडीशनिंग apparatus ड्यूरिंग विंटर। तो ये लोड को थोड़ा कम कर देते हैं। मस्त चीज़ें होती हैं क्योंकि ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होता है, सोलर फ्री होता है। ठीक है, अब ये देख लो एक्टिव स्पेस हीटिंग, इसमें जो जो चीज़ें हम लोग यूज करने वाले हैं वो सब यहाँ पे हैं। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सन से रेडिएशन आया ठीक है, और ये हमारा क्या लगा हुआ है, कलेक्टर। कलेक्टर क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, कलेक्ट करेगा और हीट में कन्वर्ट कर देगा। हीट में कन्वर्ट किया, उसके बाद देखो कहाँ जा रहा है, ये आपका इधर से गर्म होके यहाँ जा रहा है और ये आ रहा है यहाँ पे। ये जो बीच में आपका लगा हुआ है पेबल स्टोरेज टैंक। अब पूरा पूरा फिगर समझो, पहली चीज ये गर्म हुआ, फिर ये दूसरा यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे, पेबल स्टोरेज टैंक में। पेबल स्टोरेज टैंक क्या है, इसमें आपके पेबल्स हो जाएंगे, मिट्टी भर दिए, बालू भर दिए, तो ये मिट्टी बालू ज़्यादा टाइम तक गर्म रहते हैं। वही कॉन्सेप्ट लगाए हैं लोग, मिट्टी बालू ज़्यादा टाइम तक गर्म रहते हैं, इसीलिए उसको भर दिए हैं। अब यहाँ पे गर्म हो गया, गर्म होने के बाद ये आता है कहाँ पे, डायरेक्ट इस चैम्बर में, पेबल स्टोरेज टैंक में। पेबल स्टोरेज टैंक में आया, आने के बाद यहाँ पे हमने फैन कनेक्ट कर रखा है, हॉट एयर वाला, ठीक है, फैन, और इसको हमने यूज में ले लिया। ठीक है, साथ ही साथ अब आप देखो ये जो कूल एयर है कमरे की वो अंदर जा रही है, साथ ही साथ इसको हमने कनेक्ट कर रखा है किससे, एक पंप से। ठीक है, पंप कह सकते हो, और ये पंप आपका क्या कर रहा है, इसको फिर से वापस भेज रहा है कहाँ पे, सोलर कलेक्टर में। ये देखो ये वापस जा रहा है। ठीक है, ये जाएगा तो ठंडा है तो वहाँ जाके गर्म हो जाएगा, गर्म होके ये प्रोसीजर चलती रहती है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पहला पॉइंट वो हो गया, आप दूसरा यहाँ रख लो, फिर आप तीसरा इसे कह सकते हो, और साथ ही साथ चौथा ये आ रहा है, और पांचवा ये। ठीक है, ये आपके 5 पॉइंट है। वर्किंग इसकी यही है, आपको एक एक चीज का फंक्शन पता होना चाहिए, कहानी आप खुद बनाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इसी में है। अब इसकी नोट्स देख लो, इसमें बहुत ही आसान है, वही जो मैंने बताया है वर्किंग, वही इसमें नोट्स हैं। ठीक, वर्किंग ही लिखनी है, अब आप कहानी लिख के आना जम के। ये है आप कलेक्टर, अब वो हवा गर्म कर रहा था, ये पानी गर्म करेगा, एक ही चीज है दोनों, बस हमने हवा पानी बदल दिया। ठीक है, और थोड़ा सा ये हमारा जो स्टोरेज टैंक है वो भी बदला है। यहाँ क्या होता है, सबसे पहले कोल्ड वाटर, हमारा स्टोरेज टैंक, इसमें 2 तरह का पानी होता है, गर्म ठंडा। तो जो ठंडा पानी होता है हमने उसको पंप की मदद से ऊपर भेजा, पंप क्या करता है, पानी को ऊपर ले जाता है, ऊपर ले गया कलेक्टर में। कलेक्टर क्या कर रहा है, सन की रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट कर रहा है उसको। ठीक है, हीट में कन्वर्ट करने के बाद ये पानी हम इसमें से पास कर रहे हैं, तो पानी ठंडा पानी हो गया, गर्म पानी। ठीक है, ये गर्म पानी यहाँ से गया, और ये यहाँ से आने के बाद हॉट वाटर, जो कि इसी स्टोरेज टैंक में 2 चैम्बर हैं, तो हॉट वाटर वाले में चैम्बर में चला गया। यहाँ पे जाने के बाद हमने इसको पंप कर दिया। ठीक है, पंप किया कहाँ पे गया है, हीटर में, हीटर और गर्म कर दिया, पानी गर्म था ही, ये और गर्म हो गया। गर्म होने के बाद इस पाइप से पास हो रहा है, देखो ये आपका हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, ये आपका हीट एक्सचेंजर जहाँ से पानी पास हो रहा है। अब पास हो रहा है, और यहाँ पे देखो कूल एयर अंदर आ रही है, कूल एयर अंदर आ रही है, इसके कांटेक्ट में जैसे आएगी गर्म हो जाएगी, और यहाँ पे हॉट एयर निकलेगी। फिर कूल एयर अंदर आई, हॉट एयर, इस पानी को ठंडा भी करती रहेगी, है ना, पानी को ये ठंडा कर देगी। जब ये कूल एयर इस गर्मी को ले लेगी तो ये गर्म हो जाएगी, ये हो गया ठंडा, तो ये ठंडा होके चला जाएगा कोल्ड वाले में। फिर से ये प्रोसेस चलती रहेगी और आप इसको चलाते रहना वहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है। और 8वां पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करने लायक है, द वाटर स्टोरेज सिस्टम इज मोर कॉम्पैक्ट देन पेबल पैक्ड सिस्टम ड्यू टू हाइयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बट कॉस्टली बिकॉज ऑफ पंप एंड सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर। तो ये आपका ज़्यादा बढ़िया होता है, क्यों, क्योंकि इसमें पेबल वेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, मगर महंगा हो जाता है, क्योंकि 2 एक्सचेंजर लगे हैं, ये आपका हीटर एज एक्सचेंजर काम करता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट देखने जा रहे हैं हम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना उसको और काम खत्म। ठीक है, वेट अ मिनट, ओके, तो आप इसे देख सकते हो, आई होप सो डायग्राम क्लियर होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। तो पहला स्टेप क्या हो रहा है, देखो सोलर रेडिएशन, सन की रेज आ रही है, ऐसे लिखना, एक एक चीज लिखना है आपको, सन से रेज आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आगे भी बढ़ो, सन से रेज आ रही हैं, कलेक्टर में जा रही हैं,
कलेक्टर में जाने के बाद उनका क्या हो रहा है, कन्वर्जन, वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, सोलर रेडिएशन से हीट एब्जॉर्ब हो रही है। कलेक्टर का पूरा पूरा फंक्शन देखे हो, वही कलेक्टर काम है, एब्जॉर्बर है इसमें, ठीक। अब एब्जॉर्बर है और इसमें क्या हो रहा है आपका, ये एब्जॉर्ब हो गई हीट। अब यहां से आप देखो ये जो वाटर है, ठीक है, वाटर जो है, तो जो आपका यहाँ पे हीट है, उस हीट को, ये हीट जा रही है कहाँ पे, जनरेटर के पास। जनरेटर क्या कर रहा है, उस हीट का फायदा उठा रहा है और इस जनरेटर के अंदर भरा हुआ है aqua अमोनिया। ये हमारा वर्किंग फ्लूइड होने वाला है यहाँ पे। aqua अमोनिया भरा हुआ है, aqua मतलब पानी, अमोनिया मतलब अमोनिया, NH3, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। हीट करके किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, वेपर फॉर्म में। अब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जा रहा है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर का क्या, देखो, फंक्शन ऑफ जनरेटर इज टू कलेक्ट हीट फ्रॉम सोलर कलेक्टर थ्रू पंप एंड बॉयल एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन टू कन्वर्ट इट इन वेपर फॉर्म। अब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ जब हीट आई तो एक्वा अमोनिया पहले लिक्विड में था, अब वेपर में हो गया। वेपर में होने के बाद ये रेक्टिफायर में जा रहा है। रेक्टिफायर का क्या काम है, मेन फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज टू सेपरेट वाटर एंड अमोनिया वेपर। ये आपके अमोनिया और वाटर की जो वेपर है अभी साथ में है, उनको अलग कर देगी और जो अमोनिया वेपर है प्योर NH3 उसको आगे भेज देगी और पानी वाला रह जाएगा अकेले, ठीक है। अब देखो रेक्टिफायर में है, ये इसको भेज रहा है आगे, प्योर NH3 वेपर आगे बढ़ गया। मगर अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो यहाँ पे पानी रहा है ना, पानी आपका वीक सॉल्यूशन बन गया और वो आ गया वापस इसमें वापस आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये कंडेंसर के थ्रू, छठवां पॉइंट है, कंडेंसर के थ्रू ये आगे जा रहा है, प्योर NH3 वेपर, अभी वेपर है। अब कंडेंसर का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कंडेंसर का काम क्या होता है, वो आपकी हॉट जो वेपर होती है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, लिक्विड में, हॉट लिक्विड में, ठीक है। ये यहाँ आया और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये नीचे जा रहा है रिसीवर में। रिसीवर क्या कर रहा है, उसको स्टोर कर ले रहा है। देखो यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ कंडेंसर इज टू चेंज द फेज ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट मींस कन्वर्टेड टू वेपर टू लिक्विड। वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे रहा है और फिर वो रिसीवर में जा रहा है। रिसीवर में गया, रिसीवर ने स्टोर कर लिया। फिर 9th पॉइंट है थ्रॉटल वॉल्व। थ्रॉटल वॉल्व के थ्रू, थ्रॉटल वॉल्व का काम क्या होता है, ये थोड़ा सा कूलिंग में और काम करता है, ठीक है। रिसीवर कलेक्टिव, देखो थ्रॉटल वॉल्व हेल्प्स इन कूलिंग, ये कूलिंग में काम करता है। ये आपका ठंडा कर दिया, अभी हॉट वाटर था, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत ठंडा हुआ है रिसीवर में, बट आपका ये रेफ्रिजरेंट जो है आगे जाएगा तो और ठंडा हो जाता है, ठीक है। ठंडा हो गया, अब ये धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, 10th की तरफ, और 10th हमारा है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर क्या, बेसिक फंक्शन ऑफ इवेपोरेटर टू प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट बाय एब्सॉर्बिंग हीट। तो ये जो आपका इवेपोरेटर होता है ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट बाय एब्जॉर्बिंग हीट। ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट देगा। जैसे यहाँ पे वार्म एयर आ रही है और यहाँ से कूल एयर जा रही है। जहाँ पे भी हमें रेफ्रिजरेशन की जरूरत है वहाँ पे हम इवेपोरेटर के पास से काम निकाल ले रहे हैं। अब ये हमारा मस्त ये ठंडा होके आया था, अब ये गर्म होके जाएगा, ये गर्म हो गया। 11th पॉइंट है, गर्म होने के बाद ये यहाँ से हमारा हॉट लिक्विड निकलेगा, यहाँ से हॉट लिक्विड निकलेगा तो हो जाएगा एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर में इकट्ठा होता है, एब्जॉर्बर में भी हमारा क्या पटा हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा यहाँ पे NH3 सॉल्यूशन है, ठीक, अमोनिया सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो छूटा हुआ था बेचारा पानी, रेक्टिफायर में पानी छूटा हुआ, तो पानी कहाँ आता है, पहले यहाँ पे जनरेटर के थ्रू, देखो ये पाइप लगी हुई है, सॉरी ये यहाँ पे बीक सॉल्यूशन, ये बीक सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है यहाँ, और ये हीट एक्सचेंजर में जाता है। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, उसके टेम्परेचर को कम कर देता है, पानी में कन्वर्ट कर देता है, और वो पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और यहाँ प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व लगा हुआ है। भाई यहाँ पे क्यों लगा दिया प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, इसलिए लगाए क्योंकि अगर ये इतनी स्पीड से एब्जॉर्बर पे गिरेगा, है ना, अगर स्पीड से गिरेगा तो नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए हमने लगाया क्या, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, ठीक। अब ये प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व उसको कंट्रोल करके एकदम ठंडा करके नीचे भेज रहा है एब्जॉर्बर में। अब यहाँ पे इसका भाई मिला था कौन, NH3, ये आ गया ये भी। अब ये हो गया था कमजोर, वो आया मजबूत। NH3 सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, ये हो गया वीक सॉल्यूशन, दोनों मिल गए बन गए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। क्या बन गए, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन गए तो उसने कहा भाई मैं आ गया हूँ, चलो अब चलते हैं साथ में, और ये दोनों चले गए स्टोरेज में। स्टोरेज में गए, अपना आराम कर रहे थे उतनी देर में। फिर अगला पॉइंट आता है कि इनको फिर से हम पंप करना पड़ेगा,
इनको पंप किया जाता है, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन चुके हैं अब, और ये ऊपर जाएंगे फिर से हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर आपका देखो ये फिर से जनरेटर में पहुंचाएगा, जनरेटर आपका फिर से वही काम करेगा, और द लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बस इतना ही है इस यूनिट में। अब जो प्रो टिप देनी है मुझे वो आप फॉलो कर लेना। सो प्रो टिप ये है यार कि अब देखो मैं तो आपको सस्ते में निपटा दिया, ठीक है। आप बोल रहे होगे यार कि इतना छोटा छोटा समझा दिए काम खत्म हो गया, नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें डायग्राम है, आपको डेफिनेशन लिखनी है। आपको उसका प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है तो आपको पानी लिखना है, कैसे गर्म हो रहा है, वो सारी चीज़ें डेफिनेशन में आ गया। एक लाइन में डेफिनेशन, 2 लाइन में, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है डायग्राम, मस्त वाला एक डायग्राम, जो आपको डायग्राम आपको याद रहेगा। 100% डायग्राम याद करोगे, बात खत्म। डायग्राम में लिखिए। अब लिखना है आपको कंपोनेंट। क्या लिखना है, कंपोनेंट। कंपोनेंट लिखो, कंपोनेंट के एक एक के फंक्शन बता दो, ठीक है। आपको मैंने इतना समझाया कि आप सबके फंक्शन जान गए हो, और लास्ट वाले क्वेश्चन में था भी, तो आप एक एक चीज के फंक्शन लिख दो, ठीक है। कंपोनेंट है क्या, करता क्या है, फंक्शन भी साथ में लिख दिया हमने, ठीक है। और लास्ट में वर्किंग की बारी आई, वर्किंग लिखा हमने, ठीक है। अगर आपको एडवांटेजेस पता है, वैसे आप सब के एडवांटेजेस जानते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा, डिसएडवांटेजेस मिल जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन तो आप भर भर के जान रहे होगे, तो ये आपका एप्लीकेशन भी हो गया। अब इतने पॉइंट लिखोगे तो एग्जामिनर तुमको 10 नंबर नहीं देगा, बताओ, इतने पॉइंट। तो यही प्रो टिप है और कुछ नहीं है, इतना करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना लिख के आओगे, थोड़ा बहुत भूल चूक हो जाती है ना, तब भी 10 में से 7 या 8 नंबर पा जाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, और जो 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको पढ़ लेना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय। इतना पढ़ो और पढ़ते रहो, आपकी और वीडियोस जल्दी ही आ जाएंगी। तब तक प्यार बनाए रखो, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।